हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा था कि मैनेजमेंट हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट होता है और वो क्या रोल प्ले करता है, फॉर एग्जांपल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और सोसाइटी को डेवलप करने में भी उसका रोल होता है। हमारे गोल को अचीव करने में वो हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, हमारी एफिशिएंसी को डेवलप करने में वो हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं और उस लेवल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम रन करवाते हैं तो उसके अंदर हमने पोस्ट कितने रखे हैं और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग पावर कितना होता है उस पोस्ट को होल्ड करने वाले के पास। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या देखना है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। टू द लोएस्ट टू द हाईएस्ट, ओके, लोएस्ट टू द हाईएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अगर हम लोग लोएस्ट टू द हाईएस्ट या हाईएस्ट टू द लोएस्ट हम लोग किसी पोस्ट को रखते हैं या किसी एम्प्लॉय को उस पोस्ट पर हायर करते हैं तो हमें उसको क्या देना होगा, रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, या अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। साथ में आप उसे कुछ ऑथोरिटी दोगे और उसका आप स्टेटस भी डिटरमाइन करोगे। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। अगर कोई पूछता है कि कितने टाइप ऑफ लेवल होते हैं तो आपने याद रखना है कि मैनेजमेंट के तीन टाइप ऑफ लेवल्स होते हैं। पहला हमारा है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन वी हैव इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। ओके, सो नंबर 1 वी हैव इज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Designation and functions comprises of CEO, okay, CEO, Board of Directors, MD, GM. Main task is conceptualizing of organizational goal. हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन होते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, CEO होते हैं, MD होता है और GM होते हैं। इनका काम है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं जनरली वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और जितना रिक्वायरमेंट होता है उस चीज़ के अकॉर्डिंग वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो पॉलिसी बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितना इम्पॉर्टेंट पॉलिसी होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो कहाँ प्रिपेयर होंगे, वो कहाँ बनाया जाएगा, तो वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बनाए जाते हैं। स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। हमने देखा है कि हमारे मार्केट में नंबर ऑफ कंपनीज हैं। अगर मार्केट में नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल हैं सेम मार्केट में तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो कंपटीशन को हम फेस कैसे करेंगे, या हमने जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है या हमारा जो बिजनेस चल रहा है, जिस बिजनेस में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम दूसरों से कैसे बेटर चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर कैसे परचेस करेगा और क्यों परचेस करेगा। इन सारी चीज़ों को कौन देखता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखता है। उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान करता है। हमने जाना है कि प्लानिंग जो होता है वो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट करते हैं। जो मेंबर्स टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं वही लोग प्लान करते हैं, वही लोग प्लान्स को बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसी प्लान को वो इम्प्लीमेंट कराते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम लोगों ने प्लान कर लिया
प्लान करने के बाद अगर हम सिस्टमैटिक वे में और अकॉर्डिंग टू द प्लान हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हम ग्राउंड लेवल पे अपनी चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। एंड कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज, ओके, वो लोग टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं और चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं और मॉनिटर करते हैं। अगर हमने चीज़ों को स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने के बाद हमने एज इट इज़ सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और उसको हम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, उसको हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमने जितना टाइम या जितना पैसा प्लान करने में लगाया है वो हमारा यूज़फुल नहीं हो। तो यूज़फुल बनाने के लिए आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा उन एक्टिविटीज़ पर जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो या करने वाले हो। अगर हम एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल नहीं करेंगे या उसको हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने अनुसार काम को करने का प्रयास करे, जिसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो हमको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो या हमें ज़्यादा लॉस बेयर नहीं करना पड़े तो इसके लिए हमें कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग करना पड़ेगा उन एक्टिविटीज़ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर होती हैं। एंड रिसोर्सेज कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अप्रूविंग बजट्स, ओके, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि वर्क परफॉर्मेंस पे वो फोकस करता है और इंडिविजुअल और अप्रूविंग बजट्स, वो बजट भी अप्रूव करता है। कैसे करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं उन्हें पता है कि हमें कौन सा रिसोर्सेस कितने टाइम में और कब हमें खर्च करना है। अगर हम फाइनेंस रिसोर्स की बात करते हैं तो फाइनेंस रिसोर्स जो है वो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के द्वारा बताया जाएगा कि आपको कितना पैसा कहाँ पे लगाना है, कौन सा इक्विपमेंट कब परचेस करना है, ये सारी चीज़ें हमें टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा बताया जाता है। वहाँ पर बजट को प्रिपेयर किया जाता है और बजट को अप्रूव भी किया जाता है। ओके, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में किन चीज़ों को लगाना है, कितना हम उसमें खर्च कर सकते हैं, कितना हमें और करना चाहिए, ये सारा कुछ हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देखते हैं और वहीं पर हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में और कितना फोकस कर सकते हैं या और कितना हम रिसोर्सेस लगा सकते हैं। वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स, जो वर्कर्स हमारे अंडर काम कर रहे हैं उनके एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं और उनके परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं। ओके, नेक्स्ट level of management we have is middle level of management. Middle level of management comprises of departmental and sub-departmental and divisional heads. Its main task is an execution of plans. Okay, execution of plans, policies framed by the top level of management and preparing organizational setup. Okay, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल के नीचे होता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आएगा टॉप लेवल, दूसरा हमारा आएगा मिडिल लेवल और थर्ड हमारा आएगा लोअर लेवल। तो हमने यहाँ देखा कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है उन लोगों ने प्लान्स बनाया और उन्हें वो प्लान को इम्प्लीमेंट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिस पॉलिसी और रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स काम करें, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और उसी पॉलिसीज़ के अंदर जितने भी वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उन सारे वर्कर्स को उन पॉलिसीज़ को एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाए या उनके परफॉर्मेंस में वो क्वालिटी नहीं आ पाएगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में चाहिए। तो हम यहाँ पॉलिसी बना टॉप लेवल जो पॉलिसी बना रहा है यहाँ हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और क्या करते हैं हम इसमें, एंड प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को सेट करते हैं। एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, यहाँ पर हम एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हैं।
हमने और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिसाइड किया कि हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने वर्कर्स चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट में हमें 5 वर्कर्स चाहिए, एडवर्टीजमेंट में हमें कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हमने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिसाइड कर लिया। लेकिन मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग अपॉइंट करते हैं। ओके, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय करते हैं या एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं एंड इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। यहाँ पर हम जिन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं। ओके, इंस्ट्रक्शन हम क्या देंगे कि उन्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम करना है, कितना काम करना है, उनका ड्यूटी क्या है, उन्हें कितने बजे आना है और कितने बजे तक यहाँ रहना है। अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन्हें एक दिन में कितना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और साथ में हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। अगर हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेंगे, इनकरेज नहीं करेंगे या उन्हें हम टाइम टू टाइम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाए। तो अगर हम टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज करेगा। आप किसी व्यक्ति को अगर बोल दो कि तुम अच्छा लिख रहे हो तो वो और बेटर करने का प्रयास करेगा कि मुझे और बेटर करना है कि लोग मेरा तारीफ करें। अगर कोई स्टूडेंट है, मैं बोलूं कि तुम क्लास में बहुत एक्टिव रहते हो, मैं जो भी क्वेश्चन करता हूं तुम उसका आंसर देते हो, तो वो स्टूडेंट हमेशा ये कोशिश करेगा कि मुझे हर सब्जेक्ट में या हर टीचर के सामने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है या अपना परफॉर्मेंस में अच्छा दूं ताकि मैं हर टीचर की नज़र में रहूं कि ये स्टूडेंट अच्छा है। अगर आप किसी को मोटिवेट करोगे तो वो अपना और बेटर देने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सारे एम्प्लॉयज़ को हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 में से हो सकता है कि 5 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें हमें रिवॉर्ड देना चाहिए, उन्हें हमें रिकग्निशन करना चाहिए। अगर हम उन्हें सबके सामने अप्रिशिएट करेंगे कि इस व्यक्ति ने या इस पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया है तो जितने भी 45 और लोग हैं वो और मोटिवेट होंगे। कैसे होंगे? जब हम किसी 5 लोग को सबके सामने इनकरेज करते हैं या मोटिवेट करते हैं या उन्हें हम कोई प्राइस या रिवॉर्ड देते हैं, जो रेस्ट पीपल होते हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि आज इसने अपना काम को अच्छा किया तो इसे आज परफॉर्मेंस रिवॉर्ड मिला, मैं भी अगर करूँगा तो मुझे भी सबके सामने एप्रिसिएशन मिलेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से रन करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं वो लोग अपना 100% दें। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम एक बॉस को या एक मैनेजर को टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जिसके आधार पे वो अपना परफॉर्मेंस में बेटरनेस लाएंगे। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्पोरेशन एज वेल। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का काम अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक जगह मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है चीज़ों को प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल परचेस करना, और रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद जिस चीज़ का हमने डिमांड किया है या जिस पर्पस के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाया है उस पर्पस को पूरा करना। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, उस गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जो मार्केट में जिसका डिमांड होगा। तो गुड्स का प्रोडक्शन करना, उसका क्वालिटी इंश्योर करना, उसका वेट को इंश्योर करना, ये काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो गुड्स प्रोड्यूस करता है वो जाता है सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के पास। मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर हम सेल्स को भी रख सकते हैं और एडवर्टीजमेंट को भी रख सकते हैं। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स को और एडवर्टीजमेंट को देख रहा है या उसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से गुड्स अगर वहाँ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुड्स अगर
मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, और इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ओके, इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाएगा, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। हर डिपार्टमेंट अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान देगा, वो अगर एक दूसरे डिपार्टमेंट से वो अगर लिंक नहीं करेगा या कम्युनिकेट नहीं करेगा तो वो जान नहीं पाएगा कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में किन चीज़ों की आवश्यकता है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट केवल प्रोडक्शन कर रहा है और उसे नहीं पता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन चल रहा है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किन चीज़ों की आवश्यकता है, या वहाँ का क्या कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर सेल्स भी आता है और एडवर्टीजमेंट भी आता है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है और सेल भी आ रहा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर पता नहीं है कि हमें कितना और सेल आउट करना है या कितना प्रोडक्ट हमारा सेल आउट नहीं हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्शन भी करना होगा। अगर वो केवल अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा है और स्टोर करके रख दे रहा है और मार्केट में अभी डिमांड नहीं है, मार्केट में कस्टमर के द्वारा अभी डिमांड नहीं किया गया है, तो हम देख सकेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स है वो एक जगह बस स्टोर करके हम रख पा रहे हैं, उसको हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमारा जो रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहा है। जब तक डिमांड नहीं है, केवल हम उसको प्रोडक्शन करके रखेंगे तो हमारा जो वेयर हाउस है वो भी स्पेस नहीं बचेगा वहाँ कि हम बाकी और कोई गुड्स को रख पाए। तो डिमांड के अनुसार अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा रिसोर्सेज भी अच्छे से हम उसको यूज़ कर पाएंगे, ओके। हमारे पास जो वेयर हाउस में स्पेस है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो कॉर्पोरेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है डिपार्टमेंट के अंदर। अगर डिपार्टमेंट के अंदर कॉर्पोरेशन नहीं होगा, कम्युनिकेट वो नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम कहीं ना कहीं लैक करते चले जाएंगे। हम केवल एक डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट पर ही फोकस करेंगे, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है उतना फ्रूटफुल नहीं हो, उतना लाभदायक नहीं हो, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू चलता है, या ग्रुप ऑफ पीपल को यूनाइट करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को तभी हम सक्सेसफुल बना सकते हैं या तभी हम सक्सेसफुल रन करवा सकते हैं जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो यूनाइट होकर के काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करके वो काम कर रहे हों। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक रन करवा पाएंगे, उसको हम मार्केट में एक अच्छा रेपुटेशन दे पाएंगे, उसका मार्केट में एक अच्छा गुडविल बन पाएगा, वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को कैप्चर कर पाएगा। तो ये कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉर्पोरेशन रहेगा, सपोर्ट रहेगा, हम बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी हम आउटसाइड एरिया में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने भी हमारे आउटसाइडर हैं या हमारा जो पर्पस है उस पर्पस को भी हम पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे लास्ट लेवल पे होता है। कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर एक्सेट्रा। मेन टास्क इज टू इंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, ओके, actual implementation of the policies as per the direction of top and middle level of manager। जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वहाँ पे एक्चुअल हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ पर हमने काम करना है, जो हमारा बेस है, जो हमारा ग्राउंड लेवल है, जहाँ पर हमने काम को स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने के बाद हमें उस चीज़ को परफॉर्म करना है, ओके। तो ये होता है आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। यहाँ पर आपने दो चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा हमने जो पॉलिसी बनता है और जो डायरेक्शन मिलता है वो टॉप लेवल के द्वारा पॉलिसी बनाया जाता है और उसी टॉप लेवल के द्वारा मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपने ये काम करवाना है। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है या मिडिल लेवल में जो हमारे मैनेजर्स हैं
वो किन के थ्रू काम करवाएंगे, वो परफॉर्मेंस करवाएंगे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, जहां पर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे हमें एक्चुअली परफॉर्म करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है, या एक साल में हमने इतने कस्टमर अपने बनाने हैं मार्केट में, हमारा इतना टर्नओवर होना चाहिए एक साल में। उसने प्लान कर लिया और उस प्लान को करने के बाद उसने मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपने इन चीज़ों को करना है। अब हमें उन चीज़ों की आवश्यकता है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टाफिंग करेंगे। हमें जिन लोगों की आवश्यकता होगी हम उन्हें अपॉइंट करेंगे। तो अपॉइंटमेंट हम कहाँ करते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में करते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट, आप रिक्वायरमेंट के अनुसार एम्प्लॉय को हायर करोगे और उनको आप वो पोस्ट दोगे, उनको वो आप ऑथोरिटी दोगे, या उनको आप वो काम करने का तरीका बताओगे जिसके कारण आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाओगे। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमने एक्चुअली परफॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने वो काम करना है जो हमें टॉप लेवल और मिडिल लेवल के द्वारा बताया गया है। यहीं पर आपको हर चीज़ें करके बतानी है। अगर आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर जाता है या आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो कंपनी का आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, या हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से हम नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, हम अब डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट का क्या फंक्शंस होता है। इसमें आपने 5 चीज़ें याद रखनी है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। पहला हमारा आएगा प्लानिंग। ओके, सेकंड हमारा होगा ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड हमारा होगा स्टाफिंग। फोर्थ हमारा होगा डायरेक्टिंग। एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। ओके, फर्स्ट हमारा है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है और प्लानिंग किन के द्वारा किया जाता है, ये हम लोग ने डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वहाँ पर प्लानिंग किया जाता है। ओके, वहाँ पर हम बैठ करके प्लान करते हैं। इट रेफर्स टू द डिसाइडिंग इन एडवांस। यहाँ पर प्लानिंग क्या है, प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, इट रेफर्स डिसाइडिंग इन एडवांस। इट रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। यहाँ पर हम चीज़ों को एडवांस में डिसाइड करते हैं, या हमने जो चीज़ फ्यूचर में करना है उसको हम डिसाइड करते हैं। और इसमें हम क्या डिसाइड कर पाएंगे, व्हाट टू डू, ओके, हाउ टू डू एंड बाय whom। हमने देखा कि अगर हम प्लान करते हैं तो प्लान हमारा बताता है इट रेफर टू डिसाइडिंग इन एडवांस। हम प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं, वही होता है प्लानिंग। ठीक है, इसमें हम बता पाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किन लोगों के द्वारा करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन को हम सक्सेसफुल तभी बना सकते हैं जब उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमने बहुत अच्छा प्लान किया हो, या हमारा जो प्लानिंग हो वो बहुत अच्छा हो,
जब हम ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करें तो हम उन सारी चीज़ों को करें जिन चीज़ों को हमने एडवांस में डिसाइड कर रखा है। ओके, देन ये बोलता है ऑफ मेन एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अगर आप एडवांस में डिसाइड नहीं करोगे तो आप उन चीज़ों को इफेक्टिवली अचीव नहीं कर पाओगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, उस गोल को पूरा करने के लिए आपका जो काम करने का तरीका होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं होगा या उतना बेटर नहीं होगा कि आपका परफॉर्मेंस या आपने जिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है आप उसके अकॉर्डिंग कर पाओ, तो उसके लिए आपको बेटर प्लान करना पड़ेगा। अगर हमारा प्लान बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे से हम प्लान नहीं कर पाए, तो हम उन चीज़ों को भी सिस्टमैटिक वे में नहीं कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इट refers to assigning of duties। ये ड्यूटी को असाइन करवाता है या इसमें हम ड्यूटी को असाइन करते हैं। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? असाइन करेंगे। अगर हमने ड्यूटी को असाइन नहीं किया और हमने बस ऐसे ही चीज़ों को स्टार्ट करके छोड़ दिया तो हो सकता है कि हम सक्सेसफुल नहीं बन पाए। यहाँ पर आप ड्यूटी असाइन करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे वर्कर्स होंगे वो काम करेंगे। ओके, इट रेफर्स टू द असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क एंड एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। हमारे पास जितना भी रिसोर्सेज है, ड्यूटीज हो सकता है या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, हम इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करेंगे। हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है बिकॉज ऑफ आवर प्लान के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। अब हमें यहाँ पर चीज़ों को एलोकेट करना पड़ेगा। अगर हम एलोकेट नहीं करेंगे, जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार अगर हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम रिसोर्सेज के साथ अच्छे से हम काम नहीं कर पाए। तो रिसोर्सेज के साथ अच्छे से काम करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उस चीज़ को एलोकेट करोगे। उन चीज़ों को जो आपने प्लानिंग में सोचा है या आपने जितनी चीज़ों के लिए प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीज़ों को एलोकेट करोगे ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कर पाओ। फिर यहाँ पे बोलता है ग्रुपिंग टास्क एंड एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी। यहाँ पर हम ग्रुपिंग टास्क भी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम ऑथोरिटी भी बता रहे हैं। तो जब भी हमारा काम होगा वो ग्रुप में ही होगा। कैसे होगा? अगर हमारा मान लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक व्यक्ति तो रन नहीं करवा सकता है, वहाँ पर हमें वर्कर्स की, एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालने के लिए भी हमें वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ भी हमें ग्रुप ऑफ पीपल की आवश्यकता है, यहाँ भी हमें ग्रुप ऑफ पीपल की आवश्यकता है। तो आप जो भी टास्क दोगे वो ग्रुप में दोगे और वहाँ पे कॉर्पोरेशन होना चाहिए, लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, देन ओनली आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज स्टाफिंग। इट इम्प्लाइज राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ओके, ये राइट पीपल कहाँ आएंगे? राइट जॉब के लिए आएंगे। इसमें हमने देखा इट इम्प्लाइज right people for the right job। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्टाफिंग का पार्ट।
स्टाफिंग का पार्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें उन लोगों को सेलेक्ट करना है जिन लोगों की आवश्यकता हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। अगर हमने गलत व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया है या उस व्यक्ति का सिलेक्शन कर लिया है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा, जो हमारे बिजनेस के फंक्शंस को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा, तो आपका सिलेक्शन बेटर होना चाहिए। आपका सिलेक्शन, आप उन व्यक्ति का सिलेक्शन करोगे जिनका रिक्वायरमेंट है, ओके, जिन लोगों की आवश्यकता है या जो व्यक्ति हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, हम उसी व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है तो आप देखोगे कि वो इंडिविजुअल या वो पर्सन जिसने अकाउंट्स पढ़ा होगा, ओके, जिसने टैली सीखा होगा, जिसे टैली आती हो, जिसने अकाउंट्स पढ़ा होगा, वही व्यक्ति को आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालने के लिए दोगे। ठीक है, कि उसे अकाउंट्स का नॉलेज है, उसके पास अकाउंट्स का नॉलेज है, उसी के आधार पे वो अपने काम को करेगा। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालने के लिए हमें अकाउंटेंट की आवश्यकता है। अकाउंटेंट वो है जिसके पास अकाउंट्स का नॉलेज है, जिसके पास डिग्री है उस चीज़ का, ओके। तो राइट पीपल ज़रूरी है फॉर द राइट जॉब। नेक्स्ट वी हैव इज डायरेक्टिंग। It involves leading, influencing, motivating and employees to perform the task assigned to them। यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, किनको डायरेक्ट करते हैं? अपने स्टाफ को हम डायरेक्शन देते हैं, उन्हें हम मोटिवेट करते हैं, उन्हें हम इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर रहे हो, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं आपके एम्प्लॉय, तो आप उनसे काम नहीं ले पाओगे। या जिनके लिए आपने उनका सिलेक्शन किया है, जिस पर्पस के लिए आपने उनका सिलेक्शन किया है, अगर वो पर्पस ही पूरा नहीं होगा, ओके, अगर वो पर्पस ही पूरा नहीं होगा तो आपने उनको हायर क्यों किया है? तो हायर करने का मकसद है कि आपका पर्पस पूरा हो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें डायरेक्शन दो और उसी डायरेक्शन में वो अपना काम को करे या उसी के अनुसार वो अपना परफॉर्मेंस दे। नेक्स्ट वी हैव इज कंट्रोलिंग। इट रेफर्स टू द परफॉर्मेंस measurement and follow up actions that keep the actual performance on the path of plan। कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर हमने प्लानिंग कर लिया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग भी हमने स्टाफ का भी सिलेक्शन कर लिया और उनको डायरेक्शन भी दे दिया, डैट विल कम अंडर डायरेक्टिंग। तो अब हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने का मतलब है कि हमने जो चीज़ सोच रखा है, अब हमने जो चीज़ कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, अब वो चीज़ें सिस्टमैटिक वे में प्लान के अनुसार हो रही है या नहीं हो रही है। जिन चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज किया वो सिस्टमैटिक वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हमें कंट्रोलिंग के माध्यम से पता चलेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जितना भी पैसा लगा दें, अगर उसमें कंट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है या हम चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाए। हमने जितना इन्वेस्ट किया है उतना हमें रिटर्न नहीं मिले। तो रिटर्न हमें तभी मिलेगा जब हम उस पर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने का मतलब होता है कि आपकी चीज़ें या आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो एक ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लाइन होने में टाइम नहीं लगेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी डेवलप करता है या एक ऑर्गेनाइजेशन तभी डिक्लाइन करता है जब उसमें कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो मजबूत नहीं हो या वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। कंट्रोलिंग अगर इफेक्टिव है तो एक ऑर्गेनाइजेशन को हम कम टाइम में भी डेवलप कर पाएंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है और उसमें कंट्रोलिंग नहीं है तो वो बहुत जल्दी डिक्लाइन की ओर बढ़ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।